नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 2024 के अंदर जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, वो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। विज्ञान के लिए आप यहाँ पर मॉडल पेपर देखने वाले हो और इसके बाद में आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको टोटल आप सबको पता होगा पूर्णांक 80 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलेंगे इसको सोल्व करने के लिए। और इसके बाद में आपके 4 खंड होंगे, 4 सेक्शन होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले सेक्शन में छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन को पहले बताने वाला हूँ। आप लोगों को कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि इस मॉडल पेपर के अंदर आप लोग कितने क्वेश्चन सही सही कर पाते हो, यानी कि आपको आते हैं। पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और उसके बाद में यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं जिनके समाधान आपको चाहते हैं, या फिर पूरा ही पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊँ। ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ सारे क्वेश्चन एक एक करके। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि जब आपका हृदय होता है, उस हृदय के अंदर 4 चेम्बर होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके अंदर जब सबसे पहले रक्त यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर वापस इसको पंप करके और आपके लंग्स में भेजा जाता है, यानी कि फेफड़ों में भेजा जाता है। और इसको वापस से पंप करने के बाद में ये आपके बॉडी में भी चला जाता है, शरीर में चला जाता है। तो आपको सवाल यहाँ पर ये बताना है कि जब पंप करता है हृदय, उसको संकुचन होता है उसके अंदर, तो उस समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है, यानी कि बैक फ्लो को कौन रोकता है। इसके लिए आपको जवाब देना है। मैं बता देता हूँ, वॉल्व होते हैं आपके हृदय के अंदर, वो रोकते हैं। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। न्यूरॉन आपका जो सेल तंत्रिका कोशिका होती है, उसी को बोलते हैं। उसके अंदर विद्युत संकेत ट्रांसफर होते हैं और उनको फिर रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। वो कौन सी जगह पर बदला जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, कि मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, यानी कि आपके ब्रेन का क्या काम होता है। सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर वाला, कि आपके पास जीनी संरचना दे रखी है एक आर आर वाई वाई। आर होता है वो राउंडेड यानी गोल को रिप्रेजेंट करता है, वाई यानी येलो को रिप्रेजेंट करता है। तो गोल और हरा हो गया। गोल और हरा कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले में ही है। सॉरी, गोल और पीला, ये स आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपके फिफ्थ, आपतन कोण का मान क्या होता है। परावर्तन कोण से ज़्यादा या उसके बराबर होता है, या कम होता है, या सभी। तो उसी के समान होता है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है कि बाह्य आघातों से आँखों की सुरक्षा कौन करता है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट, ये बताना है आपको। चालक तार है, कोई भी कंडक्टर वायर है, उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निम्न में से किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसकी लेंथ पे, लंबाई पे, या फिर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया पे, या फिर दोनों पर ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों पर ही डिपेंड करता है। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप बोलोगे संक्षारण ही कहते हैं उसको। तो ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला ध्यान से देखना आप लोग। इसमें एक आपके अम्ल क्षार वाले से ये एग्जाम्पल आया है। अम्ल जो होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। तो पानी और CO2 गैस तो बनाते ही हैं, एक और लवण बनता है, सोल्ट बनता है। वो सोल्ट कौन सा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, वो सोल्ट कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। धातु होती हैं वो पॉजिटिव आयन यानी धनायन का निर्माण करती हैं। O3 किसका रासायनिक प्रतीक होता है। O3 किसका रासायनिक प्रतीक होता है, ओजोन को होता है, सबको पता है।
दांतों का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? ये आपके एसिड बेस वाले चैप्टर से ही है, अम्ल क्षार वाले से आपको जवाब देना है। बहुत से लोग इसको कर पाएंगे, आसान क्वेश्चन है। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? पुष्प के अंदर नर का क्या नाम होता है? अंडाशय तो नहीं होता, वर्तिका, गर्भ, पुंकेसर, ये होता है, यानी कि स्टेमेन होता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है कठोर लोहे से या नरम लोहे से? तो आप बोलोगे सॉफ्ट आयरन कोड से। ठीक है, इस तरीके से अब आगे रिक्त स्थान है। पहला है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय एंजाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो बताना है। कौन सा एंजाइम मिलता है? द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा आर कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज। एमिलेज इसमें नाम आएगा, एमाइलेज। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम। बोल दो। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है। अगर वैसे पूछता तो दो होती है, लेकिन जोड़ी में पूछेगा तो दो मिल करके एक जोड़ी बना देंगे। नल के जल के पीएच मान कितना होता है? ये आप चैप्टर नंबर 2 में देखोगे, पीएच स्केल दिखा रखी है, उस पीएच स्केल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? ये प्रकाश वाले लाइट वाले चैप्टर में है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में कैसे जोड़ना चाहिए? सीरीज में या पैरेलल में? समांतर क्रम या श्रेणी क्रम? तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल में। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? उनको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं। दही में उपस्थित अम्ल का आपको नाम बताना है। कौन सा अम्ल दही के अंदर पाया जाता है? लैक्टिक एसिड होता है। और निम्न तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र लिखिए। Mg और Cl2 से मिलकर के MgCl2 बनेगा, साफ साफ बात है। उसके बाद में हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, आप बोलोगे 6 होता है। इसके बाद में तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होती है नर्वस सिस्टम की? तो आप बोलोगे न्यूरॉन। थोड़ी देर पहले भी न्यूरॉन का नाम आया था। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? ये आपका जनन वाले चैप्टर में है, और फिजन जो है उसमें मिलेगा, खंडन वाला, बहुखंडन द्विखंडन, तो बहुखंडन होता है इसके अंदर। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? R = 2f, ये संबंध होता है। संबंध का मतलब आपको पहले ही बताया, संबंध पूछे तो फॉर्मूला बताना होता है। मुख्य अक्ष की आपको परिभाषा देनी है, यहाँ पर डिफाइन करना उसको। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? क्यों नहीं करती? सबको पता होना चाहिए ये बात। उसके बाद में 10 वाला क्वेश्चन है, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका क्या होती है वो लिखो। यानी कि डीकम्पोजर का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट के अंदर? वो डीकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं सॉइल के अंदर दोबारा से, ताकि वो पौधों को वापस से मिल सके। इसके बाद में 4 से लेकर के 15 तक जो हैं उनकी उत्तर सीमा 50 शब्द होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 को आप ध्यान से देखेंगे। यौगिक अक्ष है और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, तो उस यौगिक अक्ष को पहचानिए। अभिक्रिया का नाम भी लिखो और इसकी अभिक्रिया भी लिखो। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, देखो आधा आधा एक, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अक्ष का क्या नाम है? तो फेरस ऑक्साइड अक्ष हो गया। Fe2O3 जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो आपके पास में Al2O3 बन जाएगा, साथ में फेरस बनेगा जो कि लिक्विड स्टेट में बनेगा, यानी कि द्रव अवस्था में बनेगा। ये रिएक्शन आपको पूरी की पूरी लिखनी है, ठीक है। और साथ में बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है, उष्मा भी। इसकी अभिक्रिया लिखिए जो मैंने आपको बता दिया है। अभिक्रिया का नाम हो गया थर्मिट रिएक्शन। प्रश्न नंबर 5 है विद्युत विकृत गंधिता को समझाइए, पहले चैप्टर से है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, 4 प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखने, 4 आपको लिख दोगे आप, कार्बन वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। 7 का प्रश्न है मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लीवर में जाकर के मेथेनेल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन वाले चैप्टर में ही है, लास्ट में एल्कोहल के अंदर। पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से होता है। 9 का क्वेश्चन देखो, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? जनरल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन एक दूसरे से अलग अलग होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। ग्रोथ तो बचपन से स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर एज जिसको प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस बोलते हैं उसमें स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
11 का क्वेश्चन है 11 का, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उसका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाए, हवा से पानी में बनाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे बना लोगे, हवा इधर ले लोगे और पानी इधर ले लोगे, ठीक है। और एक लाइट आएगी जो नॉर्मल की तरफ यानी आपके अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे सीधी नहीं जाएगी ये, ठीक है। तो इधर मुड़ जाएगी, ऐसे आ रही है, ये आपका नाम लिख दोगे यहाँ पर अभिलंब, ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। बस सामान्य सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। जो भी उत्तल दर्पण होते हैं उससे इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, तो उसके इमेज का नेचर बताना है, प्रकृति स्थिति वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है। एक तो ऊपर ही आ गया था, वो क्रॉस नहीं कटती, एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। वो वाली बातें लिखनी है सारी की सारी, 4-5 हैं। आपको मैं नोट्स करवाऊंगा इनके, अगर आप नोट्स भी चाहते हो, मैं मेरे पास नोट्स हैं काफ़ी सारे और एक पीडीएफ के रूप में है, तो मैं उस पीडीएफ को आपके साथ में शेयर करूँगा। एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको हम इसी चैनल पर करने वाले हैं। तो लाइक करके मेरे को बता दें, आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको वो वीडियो भी चाहिए, बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन देनी है आपको। परिभाषा, दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। ऐसी कोई भी एक्टिविटी बताओ जिससे हमें इको फ्रेंडली हो वो, यानी कि गार्बेज का मैनेजमेंट समझा सकते हो, फ्यूल का समझा सकते हो, गाड़ी मोटर का यूज़ कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें इको फ्रेंडली होनी चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अब सेक्शन सी आ गया खंड से, जिसके अंदर आपको 16 के क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा अब यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोला जाता है। कॉपर सल्फेट में अगर जिंक घोला जाएगा तो रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ए या फिर बी जो सब्सटेंस होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। H2SO4 के अंदर अगर क्या मिलाई जाए, जिंक मिलाई जाती है तो क्या होगा। इसकी भी रिएक्शन आपको कंप्लीट लिख के बतानी है। यदि अभिक्रिया होती है, अगर अभिक्रिया होती है ना तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, नहीं होती तो छोड़ देना, बोल देना नहीं होती है कोई अभिक्रिया रिएक्शन। उसके बाद में अथवा में भी मिलेगा अपने को, यहाँ पर ऊपर वाला नहीं आता तो ये कर सकते हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। आसान क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से ये संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझानी है और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा दे करके और एक एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हो, यानी कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। और किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम, कोई 2 हार्मोन के नाम लिख दो और उनका एक एक काम वर्क भी लिख दो, क्या कार्य होता है उनका प्लांट के अंदर। उसके बाद में मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखो। अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भाग, ठीक है, और यानी कि 4 ब्रेन होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं या फिर उसके जो काम होते हैं वो लिखना आपको सारे के सारे, ठीक है। तो या तो ऊपर वाला कर दो, मेरे को तो ऊपर वाला आसान लगा, आप नीचे वाला भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18 का, मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाओ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, आपके पास में इस तरीके के और लगभग 16 खाने बनते हैं और उनके अंदर अलग अलग लिखना पड़ता है, ठीक है। वो आपको सब पूरा समझा दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा वो नहीं कर सकते तो 18 के ये अथवा में है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये सेकंड लॉ है, इसको समझाना है और वो बॉक्स भी बनाना है, पीनट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 19 का क्वेश्चन है, पहला देखो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आपके पास में 3-4 इफेक्ट हैं, ठीक है, उनको एक एक करके समझाऊंगा। आकाश का नीला रंग आ जाए तो आपको क्या आंसर देना है, और तारे टिमटिमाते क्यों हैं तो आपको क्या कारण देना है। ये 3 चीज़ें हैं, बस तीनों को समझाऊंगा और बाकी सारे कुछ भी पूछ लो फिर आपसे, वो हम बता पाएंगे। ये हम प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नोट्स करवाऊंगा तब समझाऊंगा आपको ये बात। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। बारिश होती है उसके बाद में आपको रेनबो दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। ये भी उसी के अंदर चैप्टर के अंदर इफेक्ट है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो समझाना पूरा का पूरा, और तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं ये भी आपको पूरा का पूरा समझाना है, ठीक है। तो 3 नंबर मिल जाएंगे आपको दोनों में से कोई भी करते हुए। अब आपका सेक्शन डी आ जाता है, खंड द। उसमें 20 का प्रश्न पहला होता है
कि अम्ल किसे कहते हैं, यानी एसिड किसे कहते हैं। हर कोई कर पाएगा, स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि सोर इन टेस्ट, और ब्लू लिटमस को ये रेड कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं भाई साहब, बता देंगे आराम से। अगर आपने पढ़ा है तो कर देंगे, हम नोट्स करेंगे ना तब इसमें रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको, यानी कि अम्ल यानी एसिड की रिएक्शन पढ़ाएंगे। उसकी 4 रिएक्शन है, वो चारों पढ़ाने के बाद में आप किसी भी प्रकार की रिएक्शन कर पाओगे एसिड और बेस की, अम्ल और क्षार की। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर अथवा में है ही। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसा होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखो। ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है और उसके 3 यूजेज लिखने हैं। ठीक है बस। उसके बाद में 21 का अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। अमीबा होता है उसका कोई फिक्स आकार तो होता नहीं है, शेप नहीं होता, उसके अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, उसके अंदर से फूड लिया जाता है, ऐसे वो समझाना है आपको इसके अंदर। और अथवा वाला भी है इसके अंदर। अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? HCl निकलता है। और अमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो, ये भी आपको नोट्स में करवाए जाएंगे। क्या होता है यदि अमाशय में श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होता है, यानी म्यूकस है वो सीक्रेट नहीं होता है, तो फिर स्टमक में क्या हो जाएगा? क्या नुकसान होगा अपने को? बिल्कुल होगा। क्या नुकसान होगा वो तो नोट्स में ही पता चलेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर लिख दें और मेरे को बताएं फिर कितने आंसर आपने कर लिए हैं कमेंट करके। 22 का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, वो डेफिनेशन देनी है आपको। और उसके बाद में आपको बताना है कि सेकंड क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की करंट जा रही है, विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। अभी मिनट में दे रखा तो पहले इसको सेकंड में चेंज करना भाई, आप सेकंड में चेंज करके फिर सोल्व करना। 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश यानी चार्ज पता करना है। और करंट दे रखी है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना। हाँ, तो आपको क्यों पूछा है, आई दे रखा है और टी दे रखा है, क्यों निकल जाएगा आराम से। अथवा वाला भी कर सकते हो, प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है। और सेकंड वाला क्वेश्चन, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था MCQ के अंदर, ठीक है, अबसद वाले के अंदर। इस तरीके से आपका डी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में SST का भी यहाँ पर मेरे पास मॉडल पेपर है, अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा, कमेंट करके बता देना मेरे को कि सर SST वाला मॉडल पेपर भी हमें बताइए। और अगर सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को, अभी आपका काम है तुरंत, और सोल्व कर लो इसको कॉपी पेन ले करके। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है कि हम इसको वापस से आगे पीछे करके देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।